नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी बहुमत हासिल करने से चूक गई। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिल गया और एनडीए ने सरकार बना ली और नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली। अब बीजेपी को इस बार सरकार बनाने के लिए टीडीपी और जेडीयू जैसे पार्टनर्स पर निर्भर होना पड़ा है। जिन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, वहां से पार्टी को दिक्कत है कि कहीं उनका कोई सांसद जो है वो पाला ना बदल ले। और ऐसी कई खबरें भी आ रही है कि बीजेपी के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो नाराज चल रहे हैं। और इधर जो लोग हार चुके हैं, वो भी अपनी हार का ठीकरा जो है वो सीधे तौर पर अपनी ही सरकार पर फोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ रहे हैं, उनकी योजनाओं पर इस तरह से वार पलटवार कर रहे हैं, वो भी हम सामने देख ही रहे हैं। और इस बीच अचानक से एक बड़ी खबर आई कि जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। ये खबर थी दिल्ली में नीतीश कुमार की बैठक की खबर। दरअसल नीतीश कुमार बहुत जल्द दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। बड़ी बात ये है कि ये जो मीटिंग है वो उस वक्त होगी जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा होगा। जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो इसी महीने 29 तारीख को दिल्ली में होने वाली है। तो दिल्ली में होने वाली इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने एक बैठक की थी और उसकी तस्वीरें सभी के सामने थी। लेकिन आखिरकार ये अचानक से जो बैठक बुलाई गई है, इसके क्या मायने हैं, ये सभी लोग तलाशने में लग गए हैं। क्योंकि 24 जून से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। ऐसे में अगर शर्तें ना मानी गई तो 29 जून को क्या फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं नीतीश कुमार को लेकर, कि नीतीश कुमार अपने लिए जो मंत्री पद मांग रहे थे वो उन्हें मिला नहीं, और इसके बाद जिस तरह से उन्हें एक तरह जो कहा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से कि उन्हें झुंझुना थमा दिया गया, तो उस पर भी उनका फिलहाल तो कोई रिएक्शन आया नहीं, लेकिन वो मीटिंग्स लगातार कर रहे हैं। और जो वो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचे, इसके बाद से भी कई सारी खबरें बनने लगी कि एक तरह से कहा भी गया कि चलो वो बीमार हैं और वो अस्पताल में गए थे इलाज कराने। लेकिन इन सब के पीछे की आप रणनीति क्या देखते हैं, इन सब के पीछे की खबर आप क्या सोचते हैं? देखिए, नीतीश कुमार की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है। वो दोनों एनडीए का और इंडिया गठबंधन का तापमान बढ़ाए हुए हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाए हुए हैं। दोनों को उन्होंने इस प्रकार से आतंकित और आश्चर्यचकित और स्तब्ध कर दिया है कि दोनों ये सारा ध्यान उनका अब रेलवे मंत्रालय का काम, रेल मंत्रालय चलाना तो है नहीं भाई। रेल दुर्घटना इतनी बड़ी हो गई, अभी 10 दिन शपथ लिए नहीं हो गए और वहां पे रेल दुर्घटना हो गई। नीट के ऊपर, जो नीट एग्जामिनेशन है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कितनी तल्ख टिप्पणी है आज की तारीख। उन्होंने कहा 0.005% भी अगर देश के बच्चों के साथ अन्याय होता है उसको बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए। अब सवाल यह है कि सरकार चलाए या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को देखे कब हॉस्पिटल जा रहे हैं और हॉस्पिटल से आ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। अरे उनका स्वास्थ्य कैसा है छोड़िए, इस समय तो एनडीए गठबंधन में जो सत्ता पक्ष में बैठे उनका स्वास्थ्य कैसा है ये देखने की आवश्यकता है। तो देखिए, नीतीश कुमार आनंद ले रहे हैं। वो दोनों को उन्होंने टेंटर हुक पे रखा हुआ है। दोनों को एक प्रकार से ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि वो बाईं तरफ जाते हैं तो मुश्किल होता है, दाईं तरफ जाते हैं तो मुश्किल होता है। तो उनकी रणनीति जो है वो दोनों को बिल्कुल अंधकार, ब्लाइंड खेल रहे हैं एक तरह से। और इस समय दोनों ये है कि इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। प्लान बी जो है वो बीजेपी भी बना रही है और प्लान बी जो है इंडिया गठबंधन भी बना रहा है। अच्छा देखिए, और एक और चीज का ध्यान रखिए आपने दी, जो स्विंग स्टेट्स हैं, देखिए कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो एक तरफा हैं, जैसे तमिलनाडु एक तरफा है, केरला एक तरफा है, मध्य प्रदेश एक तरफा है, बंगाल एक तरफा है, ये एक तरफा है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर 2-4 लोग इधर उधर चले गए तो कोई अंतर पड़ेगा। जो सबसे बड़ी स्विंग स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 31 सीटें मिली हैं इंडिया अलायंस को, और वहां पे छगन भुजबल के बारे में खबर बहुत ताजी है कि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे को ज्वाइन करने वाले हैं। हरियाणा के अंदर स्विंग स्टेट है, 5-5 हैं, वहां पे कुलदीप बिश्नोई के बारे में और किरण चौधरी के बारे में दूसरी दिशा में जाने के कुछ संकेत मिल रहे हैं।
इसका मतलब यह है, और बंगाल में आपने देख ही लिया, सीपीआई का एक पॉलिट ब्यूरो का मेंबर ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। तो देखिए होता क्या है ना, जिधर ज्यादा भार होता है लोग उधर चले जाते हैं। तो अब आज की तारीख मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस के 2-4 लोग और भी चले जाएं कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। लेकिन जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, जो हरियाणा में हो रहा है, और अभी ये राजस्थान में भी होगा, ये स्टेट्स देश की दिशा और देश की राजनीतिक दिशा को बदल देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो नीतीश कुमार आनंद ले रहे हैं, वो दोनों को तरसा रहे हैं, कभी इधर चले जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, इधर चले जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, और हम आप चर्चा करना शुरू कर देते हैं 4 PM में। तो नीतीश कुमार बड़े आनंद से आपका यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे कि देखो मेरे जरा भी बाएं दाएं जाने से 4 PM में निधि तिवारी कैसी डिस्कशन शुरू करा देती। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति को कोई समझ भी नहीं सकता है। और अभी मैं बता दूं, बिहार से एक खबर आई है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गई थी जो पूर्व विधायक है बीमा भारती, और उनके घर पर पुलिस की रेड पड़ गई। और वो मतलब हमारे जो संवाददाता थे वहां से, वो गए थे उनका इंटरव्यू लेने, और वो लाइव इंटरव्यू में ही रोने लगी। तो इस तरह की स्थिति जो है वो बिहार में नजर आ रही है। तो आप सोचिए कि क्या होगा आगे, कि अगर कोई भी किसी से मिलने जा रहा है, उनके घर में रेड पड़ जा रही है, तो फिर किसी भी पार्टी में तोड़फोड़ की राजनीति तो बहुत ही आसान हो जाएगी। अरे पहले भी बीमा भारती ने जब जेडीओ छोड़ के और वो आरजेडी की मीटिंग में पहुंच गई थी, उनके पति और बेटे को अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। अच्छा, एक और है वहां बिहार के बहुत बड़े नेता देवेश चंद्र चौधरी, वो अभी जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। उन्होंने असंवैधानिक स्टेटमेंट दिया है, असंवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक, जिसके लिए उनकी सदस्यता को खत्म कर देना चाहिए चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को। वो कह रहे हैं मैं यादवों और मुसलमानों का काम ही नहीं करूंगा। अरे आपने शपथ ली है, आप लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं, आपको वोट दिया है या नहीं दिया है, आपको काम तो करना पड़ेगा भाई। आप अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसका मतलब यह है जिस मोहल्ले के अंदर यादव ज्यादा रहते हैं, मुसलमान ज्यादा रहते हैं, वहां खड़ंजा नहीं डलवाएंगे, वहां सीवर नहीं डलवाएंगे, वहां पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे। जहां पे यादव नहीं रहते, मतलब ढूंढेंगे आप कौन से घर में यादव नहीं रहते, मुसलमान नहीं रहते, वहां पानी देना है। और जहां यादव, ये तो एक प्रकार से देश के, जो अभी तक बात चल रही थी, जो इंडिया अलायंस कह रहा था ये संविधान बदल देंगे, ये तो संविधान बदलने वाली बात हो गई भाई। अरे हमारे देश के यदुवंशी जो हैं, यादव वंश के लोग जो हैं, भगवान कृष्ण की जो संतान है, क्या वो हिंदू नहीं है? पहले तो मुसलमानों को आइसोलेट करो, फिर क्रिश्चियनों को आइसोलेट करो, फिर सिखों को आइसोलेट करो, अब जो है यादवों को आइसोलेट कर दो। अरे इसका मतलब जो आपको दलित वोट ना दे दो दलित, ब्राह्मण वोट ना दे दो ब्राह्मण, मतलब ये तो लोकतंत्र संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर साहब। ऐसे आदमी को तो सदस्यता इनकी तुरंत छीन लेनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। और यहाँ पर तो उनकी सफाई देने के लिए बीजेपी के लोग भी आ गए। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो बेचारे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर उन लोग के लिए काम किया और उन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो फिर वो क्या ही करते। इस तरह का बयान तो उनके मुंह से निकल गया। अच्छा, मतलब ये हद हो गई, मतलब ये बाकी लोग काम नहीं करते, सब लोग काम करते हैं भाई। ये तो जनता का निर्णय है, जनता जो है वो तो भगवान है भाई, जनता जो है जनार्दन है। अब जनता भी, इसका मतलब यह है कि अगर राहुल गांधी को अमेठी ने हरा दिया तो इस बार तो किशोरी लाल शर्मा को 1.5 लाख वोट से जिता दिया ना भाई। जनता का निर्णय है, जनता जो चाहे सो करे, भगवान जो चाहे सो करे। तो मैं कोई, मेरा अधिकार थोड़ी, मेरे क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स या एक स्टूडेंट भी कह दो कि स्वामी जी आपको पढ़ाना नहीं आता है, आप जो है बिल्कुल ज्ञान नहीं है आपके अंदर, मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा भाई। ये तो मेरे बच्चों का, अगर मैं विश्वास नहीं जीत पाता अपनी जनता का, तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप पता चलाइए कि जनता का विश्वास आप क्यों नहीं जीत पाए। और 55,000 वोट से जीते हैं, आप क्या जा रहे थे 6 लाख वोट से जीत जाएं? अरे मोदी जी खुद बेचारे 1.5 लाख वोट से जीते हैं। तो अब मोदी जी कह देंगे मैं बनारस को छोड़ रहा हूं, मैं बड़ौदा जा रहा हूं, मैं सूरत जा रहा हूं, मैं बड़नगर जा रहा हूं, मुझे केवल 1.5 लाख वोट से जिताया। अरे 57,000 वोट से जिता दिया ना, जीत गए ना, अब काहे की परेशानी है? यादवों को अब जो है इस तरह बहिष्कृत आप करेंगे तो ये जातीय पोलराइजेशन होगा, ये धार्मिक पोलराइजेशन होगा, जो राष्ट्र के हित में नहीं होगा। तो देवेश चंद्र ठाकुर शुड बी अरेस्टेड एंड ही शुड बी, हिज मेंबरशिप शुड बी टेकन। ये कोई तरीका नहीं है। अगर स्टूडेंट मेरी शिकायत करें तो मैं स्टूडेंट से उनके खिलाफ अपशब्द बोलने लगूं? मेरे को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे सेटिस्फाइड नहीं।
बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन आप इस समय जो नीतीश कुमार की जो मंशा है, जो उनके अंदर खाने चल रहा है, और लोग यही कहते हैं कि जब नीतीश कुमार शांत रहते हैं, तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो उनके तूफान की पहले की शांति होती है। तो ये जो शांति उनकी दिखाई दे रही है, ये ज़ाहिर तौर पर आपको लगता है कि बीजेपी को काफ़ी परेशान कर रही है? नहीं नहीं, बीजेपी तो बेचारे वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है। आज के तारीख में मोदी जी जिस तरह की उनकी एक अपना वो रहता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, अपना जैसा चाहा उन्होंने गुजरात को चलाया। यहां अपना दिल्ली जैसे 10 साल चलाना था उन्होंने चला लिया। अब मुश्किल क्या है कि वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। सारा ध्यान तो उसका उनका इस बात पे है कि नीतीश कुमार कब नहाए, कब खाना खाया, नाश्ते में क्या खाया, किससे मिले, किससे नहीं मिले, चंद्रबाबू नायडू किससे मिले, चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया। तो अभी उनको रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, नीट वगैरह पे तो कोई बात, अरे नीट के अंदर लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों का घपला हुआ है। देश के गरीब जनता के साथ धोखा हुआ है, मध्यम वर्ग के साथ धोखा हुआ है। अमीरों ने पेपर को खरीद के 50-50 लाख में और एम्स के अंदर एडमिशन करा लेंगे, और गरीब घर का बच्चा जो ज्यादा योग्य है वो एडमिशन नहीं पा पाएगा। तो वास्तविकता में ये सब देखने का ध्यान ही नहीं है इनको। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या पानी की समस्या है निधि, आप देखिए दिल्ली के अंदर पानी की कितनी समस्या है। बिजली का कट 8-8 घंटे बिजली का कट हो रहा है, किसी को देखने का ध्यान ही नहीं है। अभी एक साहब मेरे घर आए थे, बता रहे हैं पूरा उनका इलाका उधेड़ के रख दिया है, पूरा सीवर लाइन, सड़कें सब टूटी पड़ी हैं पूरी तरह से, किसी को ध्यान ही नहीं है। तो असली मुद्दा यह है, जो आपका कर्तव्य है, आप देश के चुने हुए, इस समय आपका कैबिनेट है, आपको देश के जो जनता की समस्याएं उसकी तरफ देखना चाहिए। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जानवर बेहोश हो रहे हैं, आदमियों की बात छोड़ दीजिए आप। कल यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक बंदर और एक लंगूर जो है वो बेचारे बेहोश हो गए, पीने को पानी जानवरों को नहीं मिल रहा है। और अब आप जो है अपना मस्ती से आप तो निकल लिए इटली, अपना घूम आए, वहां सेल्फी वेल्फी खिंचा लिया। अरे हिंदुस्तान में जनता का जो हाल हो रहा है, हम लोग घर से निधि नहीं निकल रहे हैं, और इतनी बुरी हालत है। घर 8 बजे में एक जगह से लौट रहा था, मैंने कहा 8 बजे तो शायद थोड़ी स्थिति, लू 8 बजे लू चल रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, डेड बॉडीज मिल रही है कि साहब वो बेहोश हो गए, लू लग गए और मर गए। ये इस पे ध्यान होना चाहिए, पानी पे ध्यान होना चाहिए। वो ध्यान है कि सत्ता कैसे बजे, कहीं चंद्रबाबू नायडू न रूठ जाए, कहीं नीतीश कुमार न रूठ जाए। तो भैया सत्ता छोड़ दो यार, तुम कह दो कि कोई दूसरा आदमी ऐसा जो कंप्रोमाइज कैंडिडेट हो, जो देश को एकजुट करके साथ लेके चले, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं। अब बना दीजिए नितिन गडकरी को देश का प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार को बना दीजिए, चंद्रबाबू नायडू को बना दीजिए, उद्धव ठाकरे को बना दीजिए, शरद पवार को बना दीजिए। किसी ऐसे आदमी को बनाइए जो जाति और धर्म का विद्वेष न करे, सबको साथ लेके चले। बिल्कुल सर, अब आते हैं सर हम ये जो अभी फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी तक तो सबको लग रहा था चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन चुनाव अभी भी जारी है, क्योंकि वायनाड में इलेक्शन अभी बाकी है। वायनाड जो साल 2019 में भी चर्चा में रहा, 2024 में भी चर्चा में रहा और अभी भी है, क्योंकि अब घोषणा हो गई है कि वहां से जो प्रियंका गांधी हैं वो चुनाव लड़ेंगी और उनके राजनीतिक करियर की जो शुरुआत है वो भी वहीं से हो जाएगी। तो ये तय हो चुका है कि अब राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब ये चर्चा यहाँ से ये भी तेज हो गई है कि क्या इस सीट से बीजेपी आखिर किसको उतारेगी। लोग तो सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं कि कहीं स्मृति ईरानी को ना उतार दे, वो अपना बदला लेने के लिए आ जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी को इस बार वायनाड से भी भगा दूंगी और अमेठी की जनता ने उन्हें भगा दिया। तो इस बार क्या आपको लगता है कि ये स्मृति ईरानी अपना बदला लेने के लिए जाएंगी वायनाड? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको वायनाड जाना चाहिए। हम लोगों को पत्र लिखना चाहिए स्मृति ईरानी जी को कि वो वायनाड से जाके उनके प्रियंका के खिलाफ इलेक्शन लड़े। अमेठी से 1.5 लाख वोट से हारी हैं, वहां 7.5 लाख वोट से हारेंगी, तीसरे नंबर पे आएंगी और उनका बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद आनंद से वो अपना भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बन जाए या कहीं राज्यसभा में चली जाए, कुछ कर लें, लेकिन वायनाड से चुनाव जरूर लड़े। उनकी पूरी इच्छा पूर्ति हो जानी चाहिए। अभी किशोरी लाल शर्मा जी से हारे हैं, राहुल गांधी को किसी तरह से हरा दिया था, अब जाके वहां से वायनाड का भी थोड़ा टेस्ट ले ले और वहां जाके अपना हार हूर के उसके बाद अपना भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बन जाए। लेकिन सर आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, जो राहुल गांधी ने यूपी चुना है, वायनाड छोड़ा है, तो आपको इसके पीछे की क्या रणनीति दिखाई देती है? नहीं नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा निर्णय है, ये इतना शुद्ध निर्णय है। जो पहले भी निर्णय उन्होंने लिया था
बहुत बढ़िया निर्णय था कि भाई रायबरेली उनकी पैतृक एक प्रकार की सीट है, माँ की सीट है, दादी की सीट है। अमेठी उन्होंने किशोरी लाल शर्मा, और किशोरी लाल शर्मा से हार के स्मृति ईरानी जी का क्या हाल है, अब बेचारी बोल भी नहीं पा रही हैं, अंतर्धान हो गई हैं, परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी भी हैं, लोग बता रहे हैं। तो ये भी रणनीति बहुत अच्छी थी, और ये रणनीति भी बहुत अच्छी है कि भाई देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक भावनात्मक संबंध है, और उत्तर प्रदेश वालों ने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस 2009 के बाद का बेस्ट परफॉर्मेंस है इस बार, 22 या 23 सीटें उस समय जीती थी, इस बार 6 या 7 सीटें जीती है। तो इस बार कांग्रेस की जड़ें मजबूत हो गई हैं, जहां 2 सीटें विधानसभा में जीते थे, आज 30-35 सीटें आज की स्थिति में। उसके बाद अखिलेश यादव और इनके साथ की केमिस्ट्री और अच्छी हो, अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति को और आगे बढ़ाएं, राहुल गांधी पदयात्रा करें, उत्तर प्रदेश के अंदर घूमें, और प्रियंका गांधी जो है वो साउथ का चार्ज ले लें, वहां डीके शिवकुमार को अपने साथ लें, सीतारमैया को अपने साथ लें। तो उसके बाद ये सारी जो स्थिति है उसके हिसाब से एक उत्तर भारत को एक भाई देखे, और मतलब पूरे हिंदुस्तान को एक प्रकार से नर्चर किया जाए, और जो उत्तर और दक्षिण है उसको मिलाया जाए, आपस में एक समन्वयन पैदा किया जाए, जो साउथ और नॉर्थ की डिवाइड पैदा हो रही है उसको कम किया जाए, हिंदुस्तान को एकजुट किया जाए। ये बहुत बढ़िया निर्णय है जो इन लोगों ने लिया है। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। और राहुल गांधी को भी पता है और कांग्रेस को भी इस बार ये बात पता है कि उन्होंने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो लगातार इस बार जो मजबूती दिखाई दी है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार कमजोर होती दिखाई दी है, और जो कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी जिस तरह का बढ़िया प्रदर्शन किया है, इसकी उम्मीद शायद उन्हें भी नहीं थी। और इस बार इस तरह का प्रदर्शन जो है, आपको लग रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की कोशिश की जा रही है, और अभी से इसकी तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से फोन पे बात की थी, वो कह रहे थे कि स्वामी साहब एक सीट भी अगर बीजेपी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। अपेक्षा यह थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2-3 सीटों पर रह जाएगी। ये तो देखिए 2-3 फैक्टर बीजेपी के पक्ष में काम कर गए। एक तो प्रशासन उनके साथ था, प्रशासन ने जो किया, फिर बहुजन समाज पार्टी ने 16-17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता दी। तीसरा यह है कि अभी तक 10-15% लोगों के दिमाग में जमा हुआ था कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता। अच्छा, 15-20% लोग जो है बेचारे नौकरी करने वाले हैं, ठेला चलाने वाले, वो सोचते हैं यार जब ये जीतना ही है इनको, हम दुश्मनी क्यों लें, हम जाके किसी और को वोट क्यों दें, हम इन्हीं को वोट दे देते हैं जब ये जीत ही रहे। वो मिथ टूटा है, वो भ्रम टूटा है। वास्तविकता में अगली बार आज अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाए 15 सीटें नहीं मिलेंगी बीजेपी, क्योंकि वो मिथ टूट गया है। एक मिथ बनाया हुआ था ना कि मोदी जी कैन नॉट बी डिफीटेड, वो मोदी जी कैन बी डिफीटेड। और ये जो फॉर्मूला चला है पीडीए का, और जो प्रशासन ने जिस प्रकार से 5-6 सीटों में खुलेआम बेईमानी हुई है, और 16-17 सीटों में बहुत। तो अब ये भी एक नई खबर है, निधि आपके पास भी होगी, आप लखनऊ में बैठी हुई हैं, कि बहन मायावती जी और अखिलेश यादव के बीच में भी एक गठबंधन बनाने की बात चल रही है, क्योंकि बहन जी को ये समझ में आ गया है उनकी राजनीति खत्म हो गई, और इतना मजबूत विपक्ष इस बार है कि अगर बहन जी समझौता कर लेंगी तो विधानसभा में क्या सारे हिंदुस्तान के अंदर हवा बिल्कुल बदल जाएगी, और जो बीजेपी का स्लाइड हो रहा है वो और ज्यादा तेज हो जाएगा, और इंडिया गठबंधन का जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वो बहुत तेज अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। और बीजेपी, आपको लगता है कि टिकटों को लेकर तो पहले भी कई सारे चौंकाने वाले फैसले करती आई है, और जो 1999 की बात करें तो उसमें भी जब सोनिया गांधी के बेल्लारी से डेब्यू करने की बात सामने आई थी, तब बीजेपी ने इस सीट से सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया था। लेकिन सुषमा स्वराज जो है वो वहां से हार गई थी सोनिया गांधी से, हालांकि कड़ी टक्कर दी थी। तो ये टक्कर, आपको लगता है कि इस बार वायनाड में बीजेपी किसी बहुत बड़े चेहरे को उतार सकती है प्रियंका गांधी के सामने? नहीं नहीं, बड़ा चेहरा आपके दिमाग में कौन है? अगर स्मृति ईरानी को लड़ाएंगे तो 6 लाख वोट से हारेंगी स्मृति ईरानी। तीसरे नंबर पे आएंगी, पहले नंबर पे प्रियंका आएंगी, दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट आएंगी, और तीसरे नंबर पे आएंगी। भाई देखिए, सुषमा स्वराज जी का एक व्यक्तित्व अलग था। सुषमा स्वराज जो थी वो बिल्कुल प्रबुद्ध महिला थी। इसमें विरोधी होने के बावजूद, उनकी विचारधारा के विरुद्ध होने के बावजूद सुसंस्कृत थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, भाषा उनकी बड़ी उत्कृष्ट थी,
बहुत एक चीज को छोड़ के उन्होंने सारे अच्छे स्टेटमेंट दिए थे। एक बार जब कहा था सिर मुड़ा लूंगी जब सोनिया गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गई, इसके अलावा उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया था। और स्मृति ईरानी जी ने शायद जो भी स्टेटमेंट दिया, शायद ही कभी कोई स्टेटमेंट दिया सही दिया हो। भले जिस प्रकार की फ्लाइंग किस की उन्होंने बात की थी, जैसा 13 किलो चीनी देने की बात की थी, जिस प्रकार से वो आक्रामक हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल युद्ध क्षेत्र में वो है। अरे भाई राजनीति है, आपस में डिस्कशन कीजिए, अपने व्यू पॉइंट दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ बात कही, उन्हें लगा फ्लाइंग किस उनको दे दी। अरे यार, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, कल्पना में इस तरह नहीं जीना चाहिए। राहुल गांधी एक अपना संत आदमी है, बेचारा अपनी सेवा कर रहा है, जनता बीच में मिल रहा है। आप अपना वैवाहिक जीवन का आनंद लीजिए, इधर उधर के चक्कर में कहा किसी को नहीं रहना चाहिए। तो स्मृति ईरानी लड़ेंगे तो तीसरे नंबर पे आएंगी। सुषमा स्वराज जी से स्मृति ईरानी जी का कंपैरिजन, फिल्मी कलाकार थी, अच्छी फिल्मी कलाकार थी, अच्छी वक्ता है, बोलने में अच्छा है, बिल्कुल जैसे सुषमा स्वराज थी वैसे ही बोलने में है। लेकिन जो उनकी आक्रामक भाषा है वो भारतीय परिवेश में बहुत ज्यादा सूट नहीं करती है। सुषमा स्वराज की सूट करती थी, स्मृति ईरानी जी की सूट नहीं करती। इतना एग्रेसिव हिंदुस्तान का पुरुष और नारी नहीं होते हम लोग। हिंदुस्तानी लोग जो हैं थोड़े शालीन होते हैं, थोड़े से, अब शालीन होते हैं कि नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले शालीन नहीं होते हैं, जो इंडिया अलायंस वाले होते हैं, ये गठबंधन वो मतभेद अलग चीज है। लेकिन नॉर्मली हम हिंदुस्तानी जो है सौम्य होते हैं और शालीन होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। और आपको क्या लगता है कि वायनाड से जो प्रियंका गांधी को भेजा गया है, वहां पर एक तो दक्षिण की स्थिति काफी मजबूत होगी, आधी आबादी को साधने में भी काफी मदद मिलेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी को आप जानते हैं वो कहीं पर महिलाओं के साथ बैठ जाती हैं, उनके खाना खाती हैं, बातचीत करने लगती है, महिलाएं भी उनके साथ काफी कनेक्टेड जो है वो फील करती हैं। और इधर राहुल गांधी यूपी में भी स्थिति को मजबूत करेंगे, तो एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं। नहीं नहीं, देखिए असली मुद्दा यह है, आप जरा कल्पना कीजिए पार्लियामेंट के अंदर जब राहुल गांधी भी बैठेंगी और प्रियंका भी बैठेंगी और वहां पे महुआ मोइत्रा भी बैठेंगी। अरे बल्कि मैं तो सुझाव देता हूं महुआ मोइत्रा को स्पीकर बना दो या डिप्टी स्पीकर बना दो, फिर पता चलेगा संसद कैसे चलती है। अरे ये महिलाएं जो हैं, हिंदुस्तान की महिलाएं जो हैं बड़ी तेजस्वी होती हैं, ये बिल्कुल वीरांगनाएं होती हैं। तो आप देखिएगा बड़ा आनंद आएगा पार्लियामेंट के अंदर जब राहुल गांधी इधर रिप्रेजेंट करेंगे और उधर प्रियंका गांधी रिप्रेजेंट करेंगी। और पूरे हिंदुस्तान से, राजस्थान से भी, हरियाणा से भी और महाराष्ट्र से भी पूरा एक जो माहौल बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। इस बार की लोकसभा के पहले सेशन में आप देखिएगा कि ना कितना आनंद आएगा। अब केवल वेट इस बात का है स्पीकर कौन होता है, एक निष्पक्ष स्पीकर होता है या उसी प्रकार के स्पीकर होते हैं जो माइक बंद करते हैं और जिसको मन आता है निकाल देते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में नहीं होता उसको भी सस्पेंड और एक्सपेल कर देते हैं। अब देखना है कि एक अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करने वाला सभापति होगा या वैसा ही सभापति होगा जैसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में हमने देखा था। जी अच्छा, वो विपक्ष जो है मांग तो रहा है डिप्टी स्पीकर का पद, लेकिन कल मैंने देखा कि खबर आई थी, सूत्रों के हवाले से ही जो खबरें चलाई जाती है कि बीजेपी जो है अपने पास ही स्पीकर का पद रखेगी और डिप्टी स्पीकर जो है वो अपने किसी सहयोगी को दे सकती है। लेकिन यहाँ पर तो विपक्ष को कम से कम कोई एक पद तो मिलना ही चाहिए, तो विपक्ष इसके लिए लड़ाई लड़ेगा संसद में। नहीं हो भाई, देखिए ये परंपरा है, संसदीय परंपरा है, डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा अपोजिशन को मिलता है। अच्छा भाई, जब एक स्पीकर जब होता है या डिप्टी स्पीकर होता है, जब वो चुना जाता है उसके बाद वो पार्टी से संबद्ध नहीं होता है, वो न्यायालय के पद पे बैठ जाता है। उसको निष्पक्ष होना चाहिए। अब वो सत्ता पक्ष का हो, एलाइड पार्टनर हो या अपोजिशन का हो, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस। भाई जनता तो देखेगी ना, आज तो लाइव टेलीकास्ट होता है पार्लियामेंट का, हम लोग देखेंगे कि वो निष्पक्ष है कि नहीं है। अगर वो निष्पक्ष नहीं है तो उसको दंड मिलेगा। तो इसलिए, और लेकिन जो संसदीय परंपरा है, आप बड़ा दल हैं, आप अपना अध्यक्ष रखिए, अपना सभापति रखिए और जो उपसभापति हो वो अपोजिशन का रखिए। परंपरा है, इस परंपरा को कायम रखिए आप। अब नहीं करना चाहते, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना चाहते हैं तो बात दूसरी है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और आगे तो पता नहीं क्या कुछ होगा, और चाहे वो 24 जून की तारीख हो, चाहे 26 जून की तारीख हो और चाहे 29 जून, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इसी को लेकर आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। नीतीश कुमार जिस तरह की बैठक 29 जून को करने वाले हैं और इसके आगे जो कुछ भी फैसले वो लेंगे ये बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार संसद सत्र के बीच में इस तरह की बैठक, इस तरह की बड़ी बैठक जो बुलाई गई है,
इसमें क्या कुछ निर्णय हो सकते हैं, देखते हैं नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।